8 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और इसकी ब्याज सब्सिडी योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला 14 नवंबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता या डी नई दिल्ली। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी कि PMAYU 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के सहयोग से किया। कार्यशाला का उद्देश्य शहरी गरीबों और कमजोर समूहों के लिए किफायती आवास समाधानों को लक्षित करते हुए PMAYU 2.0 को लागू करने के लिए हितधारकों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाना था। बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋण संस्थानों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने भारत की शहरी आवास चुनौतियों का समाधान करने में योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रश्न 2 देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 6 दिसंबर, सी 14 अप्रैल या डी 15 अगस्त। तो ये मनाया जाता है 6 दिसंबर। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और सामाजिक न्याय के योद्धा डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बौद्ध दर्शन में महापरिनिर्वाण शब्द जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिन हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान, सामाजिक समानता में बढ़ावा देने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के आजीवन प्रयासों को दर्शाता है। सकारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी वकालत और महाद सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसी पहल भारत के सामाजिक ताने बाने पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है। प्रश्न 3 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम-4 मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? अब कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका चयन किया गया है कितना? इसमें किया गया कितने ही? ये 2। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम-4 मिशन में 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। प्राइम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, जिन्होंने अपने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है। यह मिशन स्पेस क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हुए एक्सियोम स्पेस द्वारा एक निजी पहल का हिस्सा है और वाणिज्यिक गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करके मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण, भारत की बढ़ती भूमिका और माइक्रोग्रेविटी वातावरण में अत्याधुनिक अनुसंधान में योगदान करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। प्रश्न 4 देखते हैं, हाल ही में किस देश के राजा और रानी ने जल विद्युत और कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान या डी श्रीलंका। तो कहाँ के राजा रानी है? ये भूटान। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सन पेमा ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किया। प्रमुख चर्चाओं में गेलेफू
माइंडफुलनेस सिटी परियोजना आर्थिक और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाना और सीमा पर कनेक्टिविटी को बढ़ाना शामिल है। जल विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें पुनः पुनः संरचना का लगभग पूरा होना और भविष्य की परियोजनाओं की योजनाएं शामिल है। यह यात्रा विकासशील क्षेत्रीय गतिशीलता के बीच भूटान और भारत की अस्थायी साझेदारी को दर्शाती है। जो विकास और रणनीतिक सहयोग के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करती है। अडानी समूह जैसी भारतीय निजी संस्थाओं के साथ भूटान का जुड़ाव इस साझेदारी को और मजबूत करता है। प्रश्न 5, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, जो मजबूत कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है? ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केन्या या डी घना। तो ये कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के सब सॉरी नाइजीरिया सॉरी गलत लगा दिया हमको, नाइजीरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र नाइजीरिया ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, जो उनके कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम रक्षा, आर्थिक और विकासात्मक क्षेत्रों में सहयोग सहित भारत के साथ नाइजीरिया की रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करता है। चीन जैसे अन्य वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद नाइजीरिया भारत के साथ अपने सहयोग को महत्व देना जारी रखता है। ग्लोबल साउथ में उनकी साझा नेतृत्व भूमिकाएं उन संबंधों के महत्व को और उजागर करती है। यह मान्यता नाइजीरिया द्वारा विकासशील देशों के लिए सामूहिक प्रगति की दिशा में बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और आपसी प्रयासों की स्वीकृति का प्रतीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन के प्रक्षेपण के दौरान पीएसएलवी की उड़ान संख्या क्या है? ए 60वां, बी 61वां, सी 62वां या डी 59वां। ये कौन सा? ये 59वां है। कौन सा ये सॉरी 61वां उड़ान है, ये 61वां उड़ान। ठीक। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को पीएसएलवी C-59 पर लॉन्च किया गया, जो पीएसएलवी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की कौन सी 61वीं उड़ान थी। इस मिशन ने उपग्रह परिनियोजन में इसरो की दक्षता को प्रदर्शित किया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ इसके सहयोग को उजागर किया। पीएसएलवी इसरो के लिए एक विश्वसनीय कार्यवाहक रहा है और इस प्रक्षेपण में पीएसएलवी एक्शन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया, जो विशिष्ट मिशनों के लिए अनुकूलित एक भिन्नता है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इसरो की निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। 80 स्तंभों वाले सभा भवन के लिए प्रसिद्ध कुम्हरार का मौर्य पुरातात्विक स्थल किस शहर में स्थित है? ए वाराणसी, बी कोलकाता, सी पटना या डी लखनऊ। आप ये पटना। पटना में स्थित कुम्हरार का मौर्य पुरातात्विक स्थल अपने 80 स्तंभों वाले सभा भवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका श्रेय सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य को जाता है। माना जाता है कि इस हाल में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जो बौद्ध धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह स्थल पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों का उद्देश्य इस स्थल को संरक्षित करना और उसका अध्ययन करना है, जो उन्नत मौर्य स्थापत्य
तकनीक और योजनाओं को प्रदर्शित करता है। यह पहल प्राचीन इतिहास में रुचि को फिर से जगाते हुए भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करती है। प्रश्न 8 देते हैं, भारतीय वायुयान विधेयक बिल यानी कि भारतीय वायुयान विधेयक बिल द्वारा स्थापित विमान अधिनियम को पहली बार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ए 1934 में, बी 1947 में, सी 1950 में या डी 1962 में? यह अधिनियमित किया गया था 1934 में। विमान अधिनियम मूल रूप से 1934 में नागरिक उड्डयन के विभिन्न पहलुओं पर नियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें सुरक्षा और दुर्घटना जांच शामिल है, जिसमें डीजीसीए, बीसीएस और एएआईबी जैसे प्रमुख निकाय स्थापित किए गए थे। भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 विमान अधिनियम की जगह लेता है। इसके मूलभूत प्रावधानों को बनाए रखते हुए आरटीआर प्रमाण पत्रों के लिए एकल खिड़की मंजूरी और विमान डिजाइन और निर्माण पर डीजीसीए प्राधिकरणों का विस्तार जैसे सुधार पेश करता है। यह विधेयक 1934 में स्थापित विभिन्न ढांचे में अक्षमताओं को संबोधित करते हुए विमान क्षेत्र को आधुनिक बनाने और नियामक निगरानी को बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है। प्रश्न 9 देखते हैं, भारत के किस शहर को देश के पहले गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र के साइट के रूप में चुना गया? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी चेन्नई? किसको चुना गया? हैदराबाद। हैदराबाद को भारत के पहले गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र के लिए स्थान के रूप में चुना गया है, जो इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र ऐसी सुविधा और वैश्विक स्तर पर 5वां बनाता है। यह केंद्र उन्नत अनुसंधान, एआई संचालित सुरक्षा समाधानों और भारतीय अनूठी साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हैदराबाद के संपन्न तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनियों और टी हब और टी वर्कर्स जैसी पहलों का समर्थन प्राप्त ने शहर को नवाचार, शिक्षा और स्टार्टअप के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। गूगल सिक्योरिटी परियोजना से रोजगार को बढ़ावा मिलने और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में हैदराबाद की प्रतिष्ठा मजबूत होने की उम्मीद है। प्रश्न 10 देखते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ए 2010, बी 2011, सी 2012 या डी 2013? ये कब किया गया था? ये 2013 में किया गया था। कब किया गया? 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाना है। इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फ्री बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, जो गोपनीयता सुनिश्चित करता और शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। पोर्टल नोडल अधिकारियों को इसकी निगरानी करने की अनुमति देता है, जिससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न से निपटने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। 2013 अधिनियम के प्रावधानों को सुदृढ़ करके यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। थैंक यू।